मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे, शाम तक वापस दिल्ली लौटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हुआ परिवर्तन। हर अधिकारी लेगा एक स्कूल गोद। दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के वीआरएस के लिए गठित होगी कमेटी। केदारनाथ यात्रा के दौरान कंडी से गिरने से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। माता पिता ने नेपाली मजदूर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आज से मां मनसा देवी मंदिर रोपवे 3 दिन के लिए बंद। अर्धवार्षिक रखरखाव के लिए होगी मरम्मत। अल्मोड़ा में सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से रेहड़ियों के रसोई का बिगड़ा बजट। टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे। उत्तराखंड में जारी है बारिश का दौर। 4 दिनों में जिलों में होगी बारिश, जमकर बारिश। राज्य में मानसून की दस्तक के बाद बारिश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरियाणा से आए युवक सतनाम साक्षी घाट पर नहा रहा था। तभी गंगा के तेज बहाव में आकर बहने लगा। वहां मौजूद सीपीयू के जवान ने युवक को बहता देख गंगा में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही जब पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए, जहां गंगा से युवक को कड़ी मशक्कत के बाद तेज बहाव के बाहर निकाला गया। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि गंगा घाटी पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए हमारे द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं कि गंगा में बहाव तेज है। इस कारण घाटों पर लगी जंजीरों का इस्तेमाल करें, जिसे सुरक्षित स्नान किया जा सके। मगर कई श्रद्धालु इन चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं। जो भी युवक इस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। बहने के बाद वो प्रेमनगर आश्रम के पास जंजीर उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ लिया। इसी बीच हमारे पास सूचना आई तो जल पुलिस और सीपीयू तत्काल एक्शन में आई, मौके पे गई और उस युवक को बचा ली। खबर हरिद्वार से है, जहां पर वन टाइम यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बाद छोटे तबके के व्यापारियों की नगर निगम व स्थानीय एमएलए के खिलाफ नारे लगाए गए। वहीं प्रशासन ने तत्काल इस फैसले से छोटे तबके के व्यापारी काफी नाराज आए और व्यापारियों ने नगर निगम, स्थानीय एमएलए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अगर प्रशासन की माने तो वन टाइम यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित प्रशासन की एक अच्छी पहल है। वहीं दूसरी ओर छोटे तबके के व्यापारी को इस फैसले से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। किसी को किसी चीज की लत हो जाए, वो ये कहते मुझे इसका पहले अल्टरनेट दो, मैं तब छोड़ूंगा, ये बात तो मेरे समझ से परे है। फिर भी क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आता है श्रद्धालु वो इस भाव से आता है कि उसको यहाँ से वो जल ले जाना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में नगर निगम बहुत गंभीरता से काफी दिनों से प्रयास कर रहा है। हमारे कुछ समूह होते हैं, जो हमारे समूह गठित होते हैं, उन समूह के माध्यम से हम बोतलों का जो है वो बोतलों का उत्पादन कर रही हैं, वो बोतलों का बनाने का कार्य कर रही हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता द्वारा रानीपुर मोड़ हरिद्वार में विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों की बढ़ोतरी में रोक लगाने की खुशी में सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। और वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया है कि स्वराज सेवा दल लगातार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए विद्युत नियामक आयोग के पास गया, तो विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई के तौर पर प्रदेश की आम जनता को अपनी बात रखने के लिए विद्युत नियामक आयोग में बुलाया। बिजली विभाग की दरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने गुहार लगाई थी आयोग में।
तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। हमने सरकार का विधानसभा सत्र का घेराव भी किया, हमने कोर्ट में भी बहस करी और जिसका परिणाम ये निकला कि विद्युत की दरों को जो इन्होंने फाइल लगाई थी वो आयोग ने खारिज कर दी और बिजली के दाम जो 1 रुपये पर यूनिट बढ़ने थे वो बच गए और जो महंगाई सरकार की जो महंगाई आम जनता पे पड़ती उस महंगाई की मार से बच गए। इसीलिए आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी, इसलिए खुशी के उसमें माहौल में मिठाई वितरण करी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इसी तरीके से स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे। अब प्रदेश में अमेरिकन स्कूटर सिगवे से प्रदेश की पुलिस गश्त करती नजर आएगी। अब तक 2 स्कूटर खरीदे भी जा चुके हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि यह सेल्फ बैलेंसिंग स्कूल है। यह आपको बता दें कि यह स्कूटर एक बार 1 घंटा चार्ज होने के बाद 18 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने जनता के साथ जनसंवाद कार्यक्रम भी किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार के सामने जिले में तेजी से बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ ही यातायात की समस्या से निजात दिलाने और साइबर क्राइम को रोकने की बात कही। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि यह समस्या लगभग सभी जनपदों की प्रमुख समस्याओं में से एक है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। यातायात को बेहतर करने के लिए पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने तिगरी फार्म बिस्टी ने प्रगतिशील किसान अनिल दीप महल के फार्म हाउस पहुंचकर कृषि उत्पादों की जानकारी ली। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने ब्लैक चावल से बनी खीर के साथ ही पीले तरबूज का स्वाद चखा। जिलाधिकारी ने काले चावल से बनी खीर के स्वाद की प्रशंसा की और तरबूज की भी तारीफ की। प्रगतिशील कृषक अनिल दीप सिंह महल ने बताया कि कृषि भूमि पर अनाज और सब्जी, रक्तशाली, तिलक, चंदन आदि अनेक फसल का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही अनिल दीप महल ने बताया कि जैविक तरीकों से अपने खेत में लाल भिंडी की खेती करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अनिल दीप ने अनेक प्रकार के फूलों का खेती कर रखी है एवं विभिन्न प्रकार के फलों की भी खेती की है। क्षेत्र में हमारे प्रगतिशील कृषक हैं श्री अनिल जी, उनके फार्म का मैंने भी निरीक्षण किया तो उन्होंने जितने भी सीरियल्स हैं इसकी बहुत तरह की वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं और ख़ासकर कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं धान की जो 2000-3000 साल पुरानी है, जो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स उन धान का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी चीज़ है कि ये खेती को मतलब ऑर्गेनिक शब्द तो एक छोटा शब्द हो गया, नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों के बीच बिहार के पटना से खबर है, जहां पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी है तबीयत। लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है लालू प्रसाद यादव को। घर पर सीढ़ियों से गिरने पर लगी है चोट। सीढ़ियों से गिरने पर चोट लगी है। लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के पारस अस्पताल में लालू प्रसाद यादव को भर्ती कराया गया है। घर पर सीढ़ियों पर गिरने से लगी है चोट।
जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाहिने कंधे में हुआ था मामूली फ्रैक्चर। बताया जा रहा है कि पटना से खबर है जहां पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव की अचानक से तबीयत बिगड़ी। लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि घर पर सीढ़ियों से गिरने पर लालू प्रसाद को लगी है चोट, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर कर्णप्रयाग से है जहां पर ग्वालदम नेशनल हाईवे पर कार के ऊपर पहाड़ से भारी पत्थर गिर जाने से कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जेसीबी द्वारा कार से पत्थर को हटाकर दोनों के शवों को बाहर निकाला। खबर है कि दोनों मृतक मीटा कुलसारी चमोली के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी देहरादून से अपने गांव जा रहे थे। आपको बता दें कि भारी पत्थर से पति पत्नी दोनों की मौके पर मौत हो गई है। पहाड़ से पत्थर गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई है। दंपति की कार पर पत्थर गिरा जिससे पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। भारी पत्थर से पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा है कि राजस्थान में सीएससी कर्मचारियों के समर्थन में धरना देने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को गहलोत सरकार के इशारे पर राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा है। हालांकि ज्ञापन लेने के लिए एएसडीएम मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, साथ ही यातायात भी बाधित रहा। राजस्थान सरकार में जो प्रकरण हुआ उसके संबंध में एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसको जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। ज्ञापन में उन्होंने एक तो अपने पदाधिकारी की रिहाई की मांग की है, दूसरा सीएचए कर्मचारियों के बारे में मांग की है जो कि राजस्थान सरकार से संबंधित है, यहाँ से संबंधित नहीं है। भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा कुछ समय पहले कॉल दी गई थी कि जितने भी कोविड काल में जितने भी कर्मचारियों ने कार्य किया है, सरकार ने उन्हें बिना किसी वजह के बाहर निकाल दिया। सीएचए के लगभग 20-25 हज़ार कर्मचारी जयपुर में धरना देकर बैठे हैं। उनके धरने को समर्थन करने के लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 2 तारीख की कॉल दी थी। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी जयपुर में कल पहुँचते हैं, जयपुर प्रशासन के द्वारा पहले तो उन्हें डिटेन किया जाता है और लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में थे। प्रशासन का ये कहना था कि डिटेन किया गया, शाम तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार के इशारे पर, क्योंकि वर्तमान में वहाँ कांग्रेस की सरकार है और सरकार के इशारे पर, सरकार की दमनकारी नीति की सरकार के इशारे पर तत्काल प्रभाव से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ साथ में 21 लोगों को जेल भेजा गया है, जो पूर्णतः गैर संवैधानिक है। कालाडूंगी में कोरोना काल के कारण 2 साल बाद भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह डिगारी द्वारा की गई। कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट व कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत सहित मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्य समिति की बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों व योजनाओं पर विस्तार से मंडल कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर मंथन किया गया।
आज सुरेश भट्ट जी यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में आए, उन्होंने सबको संबोधित भी किया और अपनी बात भी बताई। मैंने सब मिला के ये तय बताया है लोगों को कि 2024 हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। 2024 की जीत ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की। पूरे क्षेत्र में एक तरफा वोट पड़े ताकि ये लगे कि लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कालाडूंगी मंडल की आज मंडल की कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यसमिति में हमने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 100 दिन सरकार ने पूरे किए। उसके लिए दोनों सरकारों को बधाई और अभिनंदन किया है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में 2/3 बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाई इलेक्शन में धामी जी को 94% वोट चंपावत की जनता ने दिया। उसके लिए उत्तराखंड की जनता और चंपावत की जनता का भी आभार प्रकट किया है। जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ उत्तराखंड की जनता ने फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता की उन आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस कार्यालय सभागार में आगामी कावड़ मेले को लेकर जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। इसमें कांवड़ मेले के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं के संबंध में जानकारी ली और आगामी कांवड़ मेले के कर्मियों को दूर किए जाने व उनके समाधान के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। साथ ही संबंधित क्षेत्र अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हुए समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। दूसरी डायवर्जन के कारण कांवरियों की अधिक भीड़ भाड़ को देखते हुए उन्हें डायवर्जन किए जाने हेतु बनाई गई व्यवस्थाओं पर चलते हुए कांवड़ियों की पुलिस बल से उलझने लगते हैं तथा जबरदस्ती उसी मार्ग पर जाना चाहते हैं, जिससे उक्त स्थान पर कांवड़ियों की भीड़ एकत्रित होना संभावित है। आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज जनपद के सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कांवड़ के लिए जो प्रॉपर होमवर्क है वो करना है, इसकी जो तैयारियां हैं वो करनी है, कोर्स का एनालिसिस, इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ कांवड़ से पहले संपन्न की जानी है, यानी 12 तारीख से पहले संपन्न की जानी है, उन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। थानों में CLD मीटिंग हो जाएं, विभिन्न समुदाय के लोगों से मीटिंग्स हो जाएं, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ठीक ठाक हो, बिजली, पानी, सड़क और इसके अतिरिक्त जो सफाई है वो प्रॉपर रहे। इसके लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंगलौर से है, जहां पर बस स्टैंड पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। वहीं भीषण गर्मी के चलते यात्रियों को घंटों धूप में ही
खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही यात्रियों के लिए बैठने की सीट तक उपलब्ध नहीं है। शुद्ध पेयजल भी यात्रियों को मैसर नहीं है। वहीं मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड पर बना भवन भी जर्जर हालत में है, जिससे विद्युत सप्लाई भी बाधित है। महिला यात्रियों के लिए भी कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है, जबकि चारधाम यात्रा के दौरान भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब कांवड़ यात्रा शुरू होने के चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद भी मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस स्टैंड पर बना शौचालय तक खराब है और बस स्टैंड पर गंदगी के अंबार लगा हुआ है, जबकि कई बार स्थानीय लोगों से लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात कर्मचारियों ने भी कई बार उच्च अधिकारियों से बस स्टैंड की हालत सुधारने जाने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार होने के नाते मंगलौर बस स्टैंड की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ी हुई है और अगर बस स्टैंड को देखा जाए तो वहाँ यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। धूप और बारिश से बचने के लिए कोई टीन शेड नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय की हालत जो है वो बद से बदतर है। इस संबंध में मैंने नगर पालिका के ईओ से बात की थी और रोडवेज के ARM आलोक जी से भी बात की थी, लेकिन उनका रवैया काम करने का नहीं है। यहाँ पे उत्तराखंड का ये रोडवेज मंगलौर का जो है बहुत पुराना रोडवेज है और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, ना बैठने के लिए लेडीज़ के लिए कोई है, ना जेंट्स के लिए कोई है, कोई चेयर वगैरह आपको या कोई सीटिंग वगैरह जो आजकल जो सरकार कर रही है कुछ नहीं है। और पीछे की अगर तुम हालत देखो तो पेड़ उग रहे हैं, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं है, कोई पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है और इसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कोई सुविधा का अभाव सरकार का नहीं दिख रहा है। उच्च अधिकारियों को हमने डिमांड भेज दी है और क्योंकि ये पीछे जो कोरोना काल में ये यहाँ से जो है डैमेज कर दिया था यहाँ का फर्नीचर और उसकी डिमांड भेज दी गई है और GM साहब ने जो आश्वस्त किया कि जल्दी यहाँ से भेज दिया जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में 14 जुलाई से कांवड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जाएंगी। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा हरिद्वार के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली जा रही है और सब विभागों को कांवड़ मेला उनसे पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांवड़ मेले के दौरान लगने वाली खाद्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया है कि मेले के दौरान लोगों के द्वारा किसी भी तो एक ही खाद्य वस्तु की दुकान लगाई जाएगी। उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई है। ये अभी हमने कांवड़ मेला स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने एक टीम गठित करेंगे और ये जो प्रतिदिन जो है निरीक्षण करेगी उन एरियो में और जो जिनके पास भी जो भी अगर गलत सामान पाए जाएंगे तो उनके हम सप्लाई करेंगे। जो ये इनमें अस्थायी जो दुकानें लगती हैं इनके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं, उनके द्वारा अप्लाई करने के बाद हम इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे एरिया के और अगर यदि कोई हमें गलत पाया जाता है तो उन पर विधिक कार्रवाई हेतु कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर इन दिनों नगर पालिका के आसपास नदी व गाड़ गदेरों में जानवर मरने का लगातार सिलसिला देखने को मिल रहा है। वहीं बड़कोट नगर पालिका से सटे कृष्णा खड़ से जल संस्थान विभाग व निजी टैंकरों के नगर क्षेत्र में पानी की सप्लाई के साथ ही इस गदेरे से नगर पंचायत नौगांव भी पानी की पाइपलाइन जाती है। वहीं इस गदेरे में मरे जानवर की भनक किसी को भी नहीं लगी। बहुत दिनों बीत जाने के बाद स्थानीय व्यक्ति की नजर पड़ी तो हैरान हो गए। उन्होंने शीघ्र नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा रावत को फोन से जानकारी दी। अध्यक्ष नगर पालिका ने खुद अपने साथ अपनी सफाई कर्मियों की टीम भयानक बारिश में लाकर पैदल उस स्थान में गए जहां से सड़ा गला जानवर पड़ा था। वहीं सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करके भयंकर पहाड़ी से उस स्थान तक जा पहुंचे, फिर उस जानवर को बचा हिस्सा बाहर निकाला और पानी में बिचलीक भी डाला।
यहाँ सरुखेत से शिकायत आई कि केसना खड्ड में, जहाँ से कि हमारे पानी के टैंकर भरे जाते हैं, वहाँ पे एक गाय मरी हुई है उस खड्ड में। तो बड़ा अफसोस हुआ कि जल संस्थान वाले जिन्होंने ये व्यवस्था की है पानी भरने की वहाँ पे, उन लोगों ने इस पे क्यों गौर नहीं किया और क्यों नहीं निकाला उसको। यहाँ तक कि मुझे भी खबर नहीं की कि यहाँ पे ऐसी बात है, और मेरे से ये कहा गया कि केसना वालों ने जो है पानी तोड़ दिया कि हमने देते अपने खड्ड का पानी। जल शासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी जब सीजन मई और जून के लिए, क्योंकि ये मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया था कि तुरंत पानी की व्यवस्था करो। तो जल संस्थान ने 2 टैंकर लगा रखे थे और ये कृष्णा खड्ड से पानी आता था। लेकिन अभी 5-7 दिन पहले संज्ञान में आया कि वहाँ जहाँ से हमारा पानी आ रहा है वहाँ कोई गाँव का कोई बैल गिरा है और वो मरा हुआ है और वो काफ़ी दिन हो गया है, और उसके जो है उसी के जल के साथ ही पानी हम लोग पी रहे हैं। तो हमने तुरंत वो पानी बंद करा दिया। खबर लक्सर से है, जहां पर टीमकपुर गांव में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। वहीं चोरों ने घर से 20,000 नकदी के साथ सोने चांदी की जेवर सहित 1 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर किया। वहीं चोरों ने एक हफ्ते के अंदर तीसरी चोरी को घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 1 हफ्ता पहले हुई चोरी का पुलिस अभी भी खुलासा नहीं कर पाई है कि चोरों ने फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं ग्रामीणों ने एक शातिर चोर को गन्ने के खेत में ढूंढकर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।